जी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट से। ठीक है, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या करती हैं, इसको समझने के लिए मैंने ये W3 स्कूल का पेज खोला हुआ था ब्रेक और कंटिन्यू का, ताकि इसमें लाइव में आपको कोड चला के दिखा सकता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट जो है ये आउट ऑफ द लूप जो है वो जंप कर देती है, और आउट ऑफ द लूप ध्यान से सुन लें। और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है ये जहाँ पर भी आती है तो उससे वो वापस उस ब्लॉक के स्टार्ट में चली जाती है। ठीक है, यानी इसमें ये एक की डिफरेंस होता है। अब आप देखें ज़रा, यहाँ पर हम इसको टेस्ट करते हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ओके जी, यहाँ पर देखें जी, हमने एक लूप चलाई हुई है जो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करती है, लेकिन हमें 3 तक प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने यहाँ लिखा कि अगर आई की वैल्यू 4 हो जाए तो तुमने ब्रेक कर जाना है। और जब ये ब्रेक करेगा तो इस लूप से ये बाहर आ जाएगा। ये लूप की बॉडी है, यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सी आउट आई एम हियर आफ्टर ब्रेक। ओके, ये देखें जी, अब आप इसको रन करके देखें तो जैसे ही इसको ब्रेक मिलेगा ये यहाँ से रन करके यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने उस लूप को उस वक्त तक चलाना है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो ब्रेक जब मिलता ही है तो जहाँ पर आपकी ये वैल्यू मौजूद हो वो उस कॉन्टेक्ट से उस स्कोप से एग्जिट कर देता है। अगर ये फार की लूप थी तो फार से एग्जिट कर देगा, वाइल की लूप है वाइल से एग्जिट कर देगा, अगर ये फंक्शन की किसी की बॉडी होगी तो उस फंक्शन से भी ये एग्जिट कर जाएगा। जहाँ पे ब्रेक मिलेगा तो जिस बॉडी के अंदर उसे लगाया गया है वो उस बॉडी के कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके मुकाबले में कभी कभी हमें समझ नहीं आती। ये देखें सी आउट आई यहाँ पर मौजूद है, इसके मुकाबले में हम यहाँ पर करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अब मैंने कंटिन्यू किया और आप रन करें तो आप देखेंगे कि 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखी जाएगी, लेकिन 4 इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, इसने क्या किया, ये आता है जब 4 होता है ना तो ये यहीं से ब्रेक करके ना वापस लूप के स्टार्ट में चला जाता है। यानी ये यहाँ से ब्रेक करके इस स्टेटमेंट पर आएगा और कंटिन्यू एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके उस ब्लॉक के स्टार्ट में जाके उसे स्टार्ट जो है ना दोबारा रन करना शुरू कर देता है। ये फ़र्क आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, ब्रेक उस ब्लॉक में जहाँ कंटिन्यू मिलता है वहीं पे वो एग्जीक्यूशन को उस ब्लॉक की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा और स्टार्ट से उसे एग्जीक्यूशन की तरफ दोबारा ले जाएगा। ठीक हो गया, और कंट्रोल वापस भेज देगा एट द स्टार्ट, और ये यहाँ से ही ब्रेक करके एट द एंड जो है वो उसे भेज देगा। जितनी भी लूपिंग रहती होगी उसको वो छोड़ देगा जी। समझ आ गई बात की। सिंटैक्स के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि जी अगर ये प्रोग्राम चलता है तो आउटपुट क्या होगी। तो आपने ये देखना है, नहीं जी 4 यूज, प्लीज़ इसको कंफ्यूज ना करें। ब्रेक हमने कहाँ यूज़ किया है, देखें ज़रा, यहाँ पे है किसी जगह ब्रेक? तो है ही कोई नहीं, सिर्फ कंटिन्यू लिखा है हमने। हमने ये कंटिन्यू लिखा है कि आई इज़ इक्वल टू 0। अगर ये कंटिन्यू की स्टेटमेंट को आप इस तरह ब्रेक कर दें और कमेंट कर दें तो आपको ये सारी वैल्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे नज़र आएंगी, 0 1 2 3 4 5 6। इसको आपने कंटिन्यू कर दिया, इसका मतलब है जैसे ही आई आए तो ये इससे नीचे इस बॉडी में जो कुछ होगा उसे ये रन नहीं होने देगा। समझ आ रही है? जो कुछ भी इसके नीचे होगा, इसके नीचे 4 स्टेटमेंट भी होंगी, आपने इसके नीचे लिखा हुआ है कि सी आउट। ठीक है, और आपने कोई और स्टेटमेंट भी लिखी हुई है। ठीक हो गया, ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये इसके नीचे अब इसके नीचे इसकी बॉडी में कितनी स्टेटमेंट्स हैं? ये 2 स्टेटमेंट हैं। ये जनाब हर दफ़ा रन होगी। ये देखें आप, अब मैं एक और भी तजर्बा करके दिखाता हूँ आप। ठीक है, ये देखें 0 टेस्ट 1 2 3 हर चीज़ रन हो रही है। अब मैं ना इस कंडीशन को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब ज़रा मुझे बताएं, ये कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, ये देखें जी, इस तरह की कंफ्यूजन आ सकती है जी। ये आपके पास लूप है जी और ये आपके पास कंटिन्यू है। ठीक है,
ये ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आया और मैंने इंट आई की वैल्यू को यहाँ पे मैंने इंट आई को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। यहाँ से मैं इंट को ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंट को इसके अंदर डिफाइन करते हैं तो इंट लोकल वेरिएबल होता है और आउटसाइड आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको आउटसाइड डिक्लेयर कर देंगे तो अब ये इंट जो है यहाँ भी एक्सेस हो सकता है और यहाँ भी ये एक्सेस हो सकता है, ये लोकल वेरिएबल उसका नहीं है। अब कितनी दफ़ा सी आई की वैल्यू और ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट होगी जी, सवाल ये है। आपके सामने लिखा हुआ है जी, ये लूप चल रही है 0 से लेकर 10 तक और ये सी आउट लिखा हुआ है, ये कंटिन्यू लिखा हुआ है। तो कितनी दफ़ा आई की वैल्यू जो है, क्या ये आई की वैल्यू प्रिंट होगी या नहीं होगी, और सी आउट टेस्ट जो है क्या ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब फ़हीम ने कहा है जी 0 टाइम। ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, पहला सवाल ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, दूसरा सवाल कि प्रिंट क्या होगा और कितनी दफ़ा होगा। ठीक है, फ़हीम साहब ज़रा ये भी बताएं कि क्या ये लूप चलेगी या नहीं चलेगी, क्या ये लूप रिपीट करेगी, और अगर लूप चलेगी तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा। फुल टाइम चलेगी जी और 9 टाइम चलेगी, यानी 0 से लेकर 9 टाइम 10 दफ़ा चलेगी जी। 9 टाइम ने ये भी करेक्शन कर लें, लेकिन प्रिंट नहीं होगा। लूप 10 दफ़ा चलेगी, प्रिंट नहीं होगा। यहाँ से लूप चलेगी, यहाँ आएगी कंटिन्यू, ये से स्टार्ट में भेज देगा और इस तरह ये यहीं पे घूमती रहेगी। आप देख सकते हैं इन स्टेटमेंट्स पे कभी नहीं आएगा। ठीक है, आई एम आउट, और यहाँ पर मैं आपको जो है ना, जिसके लिए मैंने आई को डिक्लेयर किया था, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी है। एक दफ़ा भी ये स्टेटमेंट नहीं चली, 0 की 0, आई एम हेयर, और देखें जी आई की वैल्यू 10 हुई है। इसका मतलब है कि ये लूप चली है, ये लूप 10 दफ़ा चली है और वैल्यू आई की बड़ी है। अब आप आ जाओ यहाँ पे ब्रेक लगा दो, आउटपुट सेम आनी है, क्योंकि ब्रेक ने पहली दफ़ा ही जब इसने आना है तो इसने इसको ब्रेक करके बाहर ले आना है, और उसके बाद आपके पास आई की वैल्यू अब आप देखिएगा कि 1 होगी ओनली। ठीक है जी, 0 ही है आई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से 0 हुआ। 0 के बाद इसने चेक किया, चेक करके पहली दफ़ा जब अंदर गया तो इसने देखा कि यहाँ पे ब्रेक है और ये बाहर आ गया, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसका मतलब हो गया कि ये बात अब आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरह से ब्रेक और कंटिन्यू जो है ना ये बिहेव करते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, रिपीट कंटिन्यू जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। ओके जी, नेक्स्ट अब देखें, फोन आ रहा है मामू का। ओके जी, नेक्स्ट देखें जी आप, हमारे पास रिपीट, सॉरी, ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक करने से यहाँ से ये लूप चली और यहाँ पर आई और यहाँ से बाहर आ गई, ये ब्रेक है। ब्रेक क्या करता है कि जिस स्कोप के अंदर उसे डिक्लेयर किया होता है उस स्कोप को ख़त्म करके वो उस स्कोप से बाहर आ जाता है। और कंटिन्यू जो होता है, जहाँ पर कंटिन्यू की स्टेटमेंट आती है वो वहीं पर उससे नीचे अगर 5-7 स्टेटमेंट्स हैं भी तो वो उनको छोड़ेगा और उस ब्लॉक के स्टार्ट से दोबारा एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगा जी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर जब कंटिन्यू था तो वो आता था और यहीं से वापस भेज देता था, कंटिन्यू का मतलब है। और अगर आप कंटिन्यू को इसके बाद लगा देते, फॉर एग्जांपल, शायद इससे ज़्यादा समझ आ जाए फरहत को कि मैं कंटिन्यू यहाँ लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से लूप चलेगी, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन टेस्ट पे आने से पहले कंटिन्यू कर जाएगा और वापस चला जाएगा। टेस्ट एक दफ़ा भी प्रिंट नहीं होगा, लेकिन आई की वैल्यू जो है ये प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब नहीं मेरा ख्याल कि आपको किसी सूरत में भी कोई कंफ्यूज होना चाहिए, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ब्रेक के बारे में या कंटिन्यू के बारे में होनी चाहिए। ये इस ब्लॉक से बाहर नहीं लाता, ये आपका ब्लॉक है, समझ आ रही है। ये यहाँ पर ब्रेक लगाएं तो ब्रेक आने से ये फौरन ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ये इस ब्लॉक से बाहर नहीं आता, लेकिन इससे नीचे इस ब्लॉक के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको छोड़ के तो वापस स्टार्ट पे ये आपको ले जाता है जी। ठीक है जी, कंटिन्यू के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी एरेज का जी। ठीक है जी, एरेज हमारे पास क्या होती हैं ये हमारे हैंडआउट्स में मौजूद है जी। आ, ये हमारे पास था पॉइंटर 1 वाला, ये कॉपी थी कौन सी, इसके अंदर एरेज हमारे पास कलेक्शन ऑफ हमारे पास होती हैं वेरिएबल, सेम टाइप के वेरिएबल्स की आप कलेक्शन कर लेते हैं।
तो वहां पर आपके पास एरेज यूज होती हैं। ये एरेज आ गया जी, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है, ये सबसे बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है और अनस्ट्रक्चर डाटा क्या होता है? वो डाटा जो किसी तरतीब के साथ मेमोरी में स्टोर्ड होता है, जिसको एक तरतीब के साथ आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसे आप एक तरतीब के साथ जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ऐसे डाटे को आप स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। और हमें पता है कि एरेज जो होती हैं ये भी स्ट्रक्चर्ड डाटा पर मुश्तमिल होती हैं, और एरेज जो है ये सबसे पहली मिसाल है स्ट्रक्चर्ड डाटा की, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के ऊपर जाके स्टोर होती है, इसकी जितनी भी वैल्यूज होती है। ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है जी एरे की। अगर आपने 10 एलिमेंट का एरे बनाया है, जिस तरह मैंने कल आपको बताया था MS पेंट के अंदर, कि ये आपके पास आपकी मेमोरी है टोटल, और इस मेमोरी के अंदर ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये आपका स्टैक है, और स्टैक से जो है ना वो आपकी एलोकेशन हो रही होती है। यहाँ पर आपने इंट ए लिखा, सॉरी इंट ए का वेरिएबल 0 आपने डिक्लेयर किया, तो आपको नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है मेमोरी के इस पोर्शन में जाके ए वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो गया। अब आपने इसके फौरन बाद जो है वो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, फॉर एग्जांपल इंट बी इज इक्वल टू 90, ठीक है जी। अब जरूरी नहीं है, चूंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो ये पूरा स्टैक है, तो आपका दूसरा वेरिएबल जो है वो हो सकता है वो यहाँ आके जो है वो स्टोर हुआ हो, ठीक है जी। एक प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो एक स्टैक में से एलोकेट हो रहे होते हैं, लेकिन उस स्टैक में वो कहाँ होते हैं, वो कंसेक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर करते हैं इंट AR of 5, ठीक है, और इसको इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, तो अब यकीनी तौर पर ये 5 वेरिएबल्स जो हैं, ये पहला, और इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये दूसरा, और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो है ये तीसरा, और इसी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ ये चौथा, और इसी के साथ जुड़ा हुआ जो है वो पांचवा वेरिएबल यहाँ पर हो जाएगा जी, ठीक है। तो कंसेक्टिव आपके पास ये सारे का सारा एरे जो है ये बनता है। इस बात को आपने अपने जहन में बिठा लेना है कि जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो कंसेक्टिव मेमोरी स्टोरेज के ऊपर जाके होती है, इस वजह से इसे स्ट्रक्चर्ड डाटा कहा जाता है। मुझे सारी जिंदगी ये बात नहीं भूल सकती जी, मेरे PPSC इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। सबसे पहले मुझे टीचर ने ये पूछा था, ठीक है जी। और उस वक्त मुझे कुछ इतना ख़ास आइडिया नहीं था, तो मैं इसका तसल्ली बख्श जवाब उनको नहीं दे सका था, ठीक है ना। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बात बढ़ती गई। तो कंसेक्टिव ये स्ट्रक्चर्ड है, बाकी जितनी आपकी डेक्लेरेशन है वो सारी की सारी जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड जो है ना वो कहलाती है, ठीक है। उसके बाद एरेज के अंदर जो दूसरी खूबी हमारे पास है कि नंबर 1 तो ये एक डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे प्रिमिटिव है। हम मल्टीपल वैल्यूज को सेम डाटा टाइप की स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। C++, फोर्ट्रान, दुनिया की हर लैंग्वेज में एरेज मौजूद हैं, और सेम डाटा टाइप की एरेज जो है ना वो मौजूद होती हैं। और हर एरे जो होती है उसको फिर हम एक इंटीजर्स यानी हम इंडेक्स के साथ जो है वो उसे स्टोर करते हैं। और ये बात भी ध्यान में रख लीजिएगा कि जो स्ट्रिंग है ये भी बुनियादी तौर पर एक एरे ऑफ करेक्टर्स के तौर पे ही इसके अंदर जो है ना वो हैंडल की जाती है। अब मुझे याद नहीं है कि ये मैंने कौन सी कॉपी खोली हुई है, पार्ट 1 के अंदर हैं या पार्ट 2 के अंदर हैं, किसी जगह एरे का टॉपिक जो है वो मौजूद है। हाँ जी ये है, ठीक है, पार्ट 1 वाले पोर्शन में मौजूद है, ठीक है जी। आपके पास किसी भी टाइप की एरे हो सकती। सबसे पहले इसको डिक्लेयर कैसे करना है जी, आप इसको डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद जो भी नाम रखना चाहते हैं वो लिखेंगे, और उसके बाद आपने 10 लिखना है। डायनामिक एरेज C++ में डिक्लेयर नहीं की जा सकती, बल्कि किसी में भी डिक्लेयर नहीं की जा सकती। एरे का साइज आपको हर सूरत में बताना पड़ता है स्टार्टिंग में कि आपकी एरे जो है वो कितने साइज की होगी, 10 साइज की है, 15 की है, 20 की है, या कितने की है, ठीक है। बाद में आप जो हमने कल फंक्शन पढ़े थे कैलोक और मैलोक के जरिए जो है वो आप एलोकेशन कर सकते हैं, नई एरे डिक्लेयर कर सकते हैं।
लेकिन आप शुरू में इसका साइज बताएंगे कि जी ये 10 का है। अगर आप इसको डिक्लेयर कर देंगे तो ये आपके पास इस तरह से इसका डिक्लेरेशन है। ठीक है जी। किसी भी एरे को एक्सेस करने के लिए आपको उसका इंडेक्स यूज करना पड़ता है, और हर एरे का इंडेक्स जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, और लास्ट इंडेक्स जो होता है वो उसकी लेंथ में से एक कम होता है। ठीक है जी। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं एरेज के बारे में, किस तरह से आप उन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है एरे की डिक्लेरेशन का। आपने जो चीज़ें इसके बारे में देखनी है ना, वो ये देखनी है कि एरे को डिक्लेयर करने के, एरे डिक्लेरेशन जो है ये कितने तरीकों से हो सकती है, और एरे इनिशियलाइजेशन जो है वो कितने तरीकों से मुमकिन हो सकती है। जिस तरह ये नहीं इसमें लिखा हुआ, अब आप देखें ये एरे सी कोई साइज नहीं लिखा, और करली ब्रेसेस के अंदर ये वैल्यूज लिख दी। इन वैल्यूज को काउंट कर लें, जितनी ये वैल्यूज होंगी ऑटोमेटिकली इस एरे का उतना ही साइज जो है वो मेंशन हो जाएगा। ये आपने जो डिफरेंट किस्म की इसकी डिक्लेरेशन है ना, इसको आपने जहन में रखना है। मैं यहाँ पे ये वाली कोई मिसाल लेते हैं यहाँ पर, और एरे फॉर एग्जांपल हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है। ये वाली एरे है, और इसमें मैं इसको इंटीजर बना देता हूँ जी, 1 2 3 और 4 के साथ। और यहाँ पे मैं इंट कर देता हूँ कार ऑफ साइज, जो ज़ीरो वैल्यू है इसको फ़िलहाल मैं कमेंट कर रहा हूँ और प्रिंट करवाता हूँ कार ऑफ ज़ीरो को। तो मुझे 1 लिखा हुआ यहाँ पे नज़र आएगा, क्योंकि मेरी पहली वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप देखेंगे फिर भी ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर जो है वो 1 नहीं आएगा। उसने ऑटोमेटिकली इनकी तादाद के मुताबिक जो है इस कार का साइज जो है वो, इस एरे का साइज जो है वो इसने मेंशन कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें 0, और उसके बाद इसे रन करें, तो 0 में 0 आ गया है। ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पर 1 लिखें, कार ऑफ 1। तो अब आप देखें जी, तो ये मेरा ख्याल है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर आनी चाहिए। कार ऑफ 1, और उसके बाद 2 लिखते हैं जी, कार्स ऑफ 2। तो ये भी 0 है जी। यहाँ पे लिखते हैं 10, सॉरी 5 लिखते हैं यहाँ पे 5। कार ऑफ 5 और इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर हमने 0 लिख दिया, और कार ऑफ 0 से, तो इसका मतलब ये है, ये चीज़ जो है ना वो मैं आपको दिखा रहा था जी। अगर आप एक ही वैल्यू लिख देंगे तो सारे एलिमेंट्स को वही वैल्यू जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। जैसे ये 0 लिखा है ना, तो कार्स ऑफ 5 है। अब आप 2 को प्रिंट करवाएं, 1 को करवाएं, तो ये भी इनिशलाइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपने मुख्तलिफ तरीके जो है ना उसको इनिशलाइज करने के, उसको डिक्लेयर करने के, ये आपने थोड़े से देख लेने हैं एरेस के अंदर, कि इनको हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और इनको हम डिफरेंट वे में किस तरह से इनिशलाइज कर सकते हैं। एक्सेस करने का तो तरीका ही सेम है कि आपने इंडेक्स वैल्यू से उसे एक्सेस करना है। बाकी तो बाद की बातें हैं कि आपने उसे जमा करवाना है, कॉपी करना है, आपने उसे नहीं जी नहीं, रिटर्न 0 की वजह से नहीं आ रहा था। जब हम ये 0 लिख देते हैं तो जितने भी इसकी तादाद होती है उन सब में वैल्यू 0 चली जाती है। ठीक है। अब इस मिसाल को ना मैं दोबारा आपके सामने ओपन इट करता हूँ। ठीक है। और ये सारे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमने लिखा हुआ कार्स ऑफ 0, और यहाँ पर लिख दिया है वॉल्वो, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कार ऑफ 0 को जब मैं प्रिंट करूँगा तो मुझे वॉल्वो नज़र आएगा। इसका मतलब है कार ऑफ 0 के अंदर जो वैल्यू सेट हो गई है वो वॉल्वो है। दूसरा एलिमेंट इसका कार ऑफ 1 है। जब मैं इसको कार्स ऑफ 1 की वैल्यू को करूँगा तो उसके अंदर भी आप देखें, देखते हैं जी क्या आउटपुट आती है। ये स्ट्रिंग एरे है, तो इसके अंदर ये वैसे ही स्ट्रिंग एरे है, इसको करेक्टर एरे बनाते हैं जो परमिटिव डेटा टाइप होती है। ठीक है। ये देखिए, इसमें हमने रख दिया एफ। ठीक है। और अब हमने 4 एलिमेंट किए हुए हैं, तो इसको 0 में
देखें तो यहाँ पर हमारे पास एफ ही आना चाहिए। प्रिंट कार ऑफ जीरो, तो एफ आ गया। और अब अगर हम इसे थ्री थ्री एलिमेंट जो कि लास्ट एलिमेंट होगा, अगर हम उसको प्रिंट करवाते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्या आएगा जी। ये डीप कहाँ है जी, हमने सिर्फ इतना बताना है कि डिफरेंट इनिशलाइजेशन के तरीके क्या हैं और डिफरेंट डेक्लेरेशन के तरीके जो हैं वो हमारे पास क्या हैं। तो क्योंकि सिंटैक्स में आ सकता है कि एक एरे, मुझे याद पड़ रहा है थोड़ा सा कि इस तरह का सवाल जो है वो मैंने देखा था कि एरेज से मुतल्लक जो क्वेश्चन आ रहा है ना जी, एरेज से मुतल्लक कि एरे की एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी और उसके बाद पूछा गया था कि ये डेक्लेरेशन या ये इनिशलाइजेशन जो है ये ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, क्लियर कर लें जी यहाँ तक। तो आपने एरे की डेक्लेरेशन और इनिशलाइजेशन और एक्सेस जो है वो आपने इसको देख लेना है। ठीक है जी, तो अब आप देखें जी, हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं 4 और यहाँ से हम इसे ये करते हैं और उसके बाद आप जितनी वैल्यूज यहाँ पर देंगे वो वैल्यूज इसको असाइन हो जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास एरेज से रिलेटेड। ठीक है, कोड नहीं आता, कोड कहाँ आता है तंजीला, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक स्टेटमेंट लिखी हो और पूछा हो कि विच इज द करेक्ट डेक्लेरेशन ऑफ एन एरे, एक एरे की करेक्ट डेक्लेरेशन क्या है, और 3-4 तरीकों से डिक्लेयर किया हो, तो आपने अगर आपको अगर पता होगा कि इसमें करेक्ट मेथड ऑफ डेक्लेरेशन क्या है तो तभी आप सिलेक्ट कर सकेंगे ना। अब डेक्लेरेशन में तो एक लाइन लिखी हुई होगी, मसलन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखें जी, आपसे पूछा जाता है जी कि इंट ए और ये खाली है और उसके बाद ये ज़ीरो लिखा हुआ है, बताओ ये ठीक है या नहीं ठीक जी। ठीक है, इंट खाली है और इसके अंदर हमने 5 लिखा हुआ है। ठीक है जी, और यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, और उसके बाद हम वैल्यूज़ डाल देते हैं इस तरह करके 2। ठीक है जी, फिर कॉमा डाल के लिख देते हैं 3। इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से एरे को डिक्लेयर किया जा सकता है। तो और उसके बाद वो पूछ लें जी कि इसकी करेक्ट डेक्लेरेशन जो है ना वो कौन सी है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसकी इनिशलाइजेशन के हवाले से जो मुख्तलिफ तरीके हैं वो लिखा हुआ क्वेश्चन हो सकता है और उसमें से पूछा जा सकता है कि आप इसको सिनेरियो दिया हो सकता है जी, हम जो है वो एक एरे बनाना चाहते हैं जिसके अंदर 4 एलिमेंट हों। ठीक है, तो उसकी करेक्ट वे ऑफ डेक्लेरेशन जो है ये क्या होगी जी। ठीक है जी, ये इसके बारे में हो गया जी। हाँ जी, क्लियर है जी एरे का, एरेज के बारे में जो बातें क्लियर हो गई। बाकी एक्सेस करने के लिए हमें पता है हम लूप को यूज़ कर सकते हैं, लूप्स के ज़रिए हम ज़ीरो से लेकर उसके साइज तक लूप चलाते हैं और उसके इंडेक्स के ज़रिए जो है वो उसे हम रीड कर लेते हैं या राइट कर लेते हैं। एरेज के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है नंबर 1 कि एरे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है। अब एरे की ना एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, वो इंटरेस्टिंग है और उससे भी समझ आपको आएगी और ये समझना भी चाहिए आपको। इसी मिसाल को मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ जी आपको। ठीक है जी, ये मेरे पास एक एग्जांपल है एरेज की और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाई हुई है। स्ट्रिंग के साथ चूंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है सी के अंदर काम करने का, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ जी इसको। ठीक है, इस वजह से चूंकि स्ट्रिंग क्लास के तौर पे यूज़ होती है, परमिटिव डेटा टाइप के तौर पे यूज़ हो तो वो और बात होती है। अब मैंने यहाँ पर इंट और उसके बाद मैंने स्टैरिक ptr जो है ना वो मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का। ठीक है जी, एरे की टाइप्स 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल वो तो कोई टाइप्स नहीं है। ठीक है जी, एरे स्ट्रक्चर्ड है, एरे में कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन होती है जी। अब ज़रा देखिएगा जी, ये एरे आ गया, उसके बाद मैंने ptr इज इक्वल टू कार्स लिख दिया, सॉरी कार्स लिख दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ptr, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये क्या होगा। हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कार की एरे है, उसे ptr के इक्वल कर दिया है। ptr जो होता है आपको पता है कि ये एड्रेस स्टोर करता है, तो टेक्निकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी डाटा टाइप आप जो है ना वो डिक्लेयर करते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें देखें जी ptr आपने कर दिया। अब ये कार का एड्रेस जो है यहाँ चले, कार अब एक तो नहीं है, कार का मतलब है 4 वेरिएबल्स यानी 8 मेमोरी लोकेशन जो हैं उनका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो पीटीआर के पास चला गया। अब हमने रन किया तो अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ जी कि ये पीटीआर का एड्रेस है 70। ओके, और
उसके बाद यहाँ पर ना ये आपको दिखा रहा हूँ, ये एंडल, और उसके बाद PTR प्लस प्लस PTR, ठीक है जी, और उसके बाद प्लस प्लस PTR, ठीक है जी। इधर आपने आउटपुट में देखनी है जी क्या बनेगी इसकी। ये बहुत अहम पॉइंट है, इससे इसको ज़रा ज़हन में बिठा लेंगे ना तो हो सकता है कि कोई मज़ीद आसानी हो जाए। ये देखें जी आप, पहला जो PTR है इसके अंदर 90 प्रिंट हुआ है। 90 के बाद जाहिर है 4 बाइट का इंटीजर होता है, तो अगला 2 जो है वो 94 में होगा, तो आप देखें उसके बाद 94 प्रिंट हुआ है, और उसके बाद जो है फिर हमने पॉइंटर में 1 का इजाफा किया तो उसके बाद 98 प्रिंट हुआ है। यानी यहाँ से 2 बातें सीखने को मिली। नंबर 1 तो ये है कि जब आपने एक पॉइंटर एक एरे को दे दिया तो अब आप उसी पॉइंटर में एक एक का इजाफा करके नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर एरे के जा सकते हैं। चूंकि ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है तो जब हम इसमें एक का इजाफा करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 4 बाइट आगे जाएगा। समझ आ रही है? गौर से इस बात को समझ लें जी। हमने इंटीजर पॉइंटर रखा, कार का दिया, तो कार का पहला एड्रेस 90 पे बनता है जी। पिछले को हम भूल जाएं तो वो PTR के पास चला गया। यहाँ हमने प्रिंट करवाया तो 90 आया। यहाँ हमने एक इजाफा किया PTR के अंदर तो कितनी बाइट्स का इजाफा हुआ? चूंकि इसने नेक्स्ट वेरिएबल पे जाना है, उस एरे में नेक्स्ट वेरिएबल पे जाना है, तो नेक्स्ट वेरिएबल 4 के बाद आएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 4 का फर्क है। यहाँ से 2 बातें साबित हो गई हैं। एक तो ये साबित हो गई कि एरे के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो वाकया ही कंसेक्टिव लोकेशन में पड़े हुए हैं, ठीक है। और दूसरी बात हमारे पास ये हो गई कि हम हमारा जो पॉइंटर है अगर ये इंटीजर टाइप का होगा तो इसमें प्लस प्लस करेंगे तो 4 बाइट्स का इजाफा होगा। अगर ये फ्लोट टाइप का होगा और आप इसमें प्लस प्लस करेंगे तो फिर 8 बाइट्स का इजाफा होगा। क्योंकि जितना इसका साइज होगा उतनी बाइट्स का ही एडिशन इसके अंदर जो है ना वो किया जाएगा जी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे स्टैरिक लगा देते हैं और रन करते हैं तो मेरा ख्याल है जी कि हमें वैल्यू स्टोर्ड एट दिस पॉइंटर, तो वो 1 आ गई। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको शुरू में स्टैरिक लगाते हैं और उसके बाद इसको इस तरह क्लोज करते हैं। तो अब देखते हैं जी वैल्यू स्टोर्ड एट दिस एड्रेस, तो हमारे पास 2 आना चाहिए जी, ठीक है। ये सिंपल समझ आ गई जी एरेस की भी, और एरेस के साथ पॉइंटर किस तरह से बिहेव करता है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये पॉइंटर के ऊपर किस तरह से काम करता है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया जी। तो मतलब एरेस को हम पॉइंटर के थ्रू अगर एक्सेस करें तो ये ज़्यादा आसानी से एक्सेस हो जाती हैं। हमें वो जो होता है जी कि इंडेक्स के तौर पे यूज़ करना उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आप पॉइंटर में एक एक का इंक्रीमेंट करते जाएं और आपका पॉइंटर जो है वो उससे नेक्स्ट एलिमेंट पे खुद ब खुद जो है वो पॉइंट करता चला जाएगा और आप इनको देख सकते हैं। नहीं जी, अगर आपने पॉइंटर एरे को पॉइंट करना है तो आप पॉइंटर को इंटीजर रखेंगे, अगर आपने फ्लोट को करना है तो फ्लोट रखेंगे, अगर वो तो आपकी मर्जी है ना जिस टाइप का आपने पॉइंटर बनाना है, ठीक है। एरे का इंडेक्स, चूंकि एरे एड्रेस अगर आप किसी एरे को कर रहे हैं तो फिर आप उसे सिंपल जो है वो इंटीजर रख लें, और इंटीजर रख के ही आप उसे बार बार जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। PTR और एड साइन कार्स की आउटपुट सेम होगी। एंड साइन कार्स, कार जो है एंड साइन कार करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये एड्रेस बताएगा। हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं जी। ये एड्रेस ऑपरेटर लिख के हमने कार्स लिखा और उसके बाद हम इसको रन करते हैं जी। तो देख लेते हैं कि एंड साइन कार्स के साथ भी उसका रेफरेंस आएगा। तो ये उसका पहला एड्रेस आ गया जी। इस दफ़ा F0 असाइन हुआ है, F0 के बाद इस एलिमेंट को F4 असाइन हुआ है और उसके बाद F8 जो है वो यहाँ पे असाइन हुआ है। तो बिल्कुल सही था जो पीछे किसी स्टूडेंट ने बताया कि अगर आप पॉइंटर की वैल्यू लिख लें या आप एड्रेस के साथ कार्स का नाम लिखते हैं, यानी एड्रेस ऑपरेटर को जब हम ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एड्रेस जो है वो हम प्रिंट करना चाहते हैं, ना कि इसकी वैल्यू को जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है जी।
जी बिल्कुल जाहिर है, स्टैरिक के साथ जो है ना वो वैल्यू शो होती है जी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है जी अब इसमें बिकॉज एड्रेस इज डेफिनेट वैल्यू सो इट कुड बी फ्लोट। नो नो, ये आप सही कह रहे हैं कि एड्रेस की वैल्यू तो फ्लोट हो सकती है। मैं ये कह रहा था कि आप, मैं ये समझा था कि आप पूछ रहे हैं कि आप पॉइंटर को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पॉइंटर आप जिस मर्जी डाटा टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आपने किसी एरे को एक्सेस करना है और आप चाहते हैं कि मैं इस एरे को मैनिपुलेट करूं पॉइंटर के थ्रू, ना कि इंडेक्स के थ्रू, समझ आ रही है ना। अब आप देखो ना, यहाँ पे आप सिर्फ स्टार स्टैरिक पीटीआर लिखो, ये देखो ना, आप सिर्फ स्टैरिक पीटीआर लिखो तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा आपकी एरे का। जब आप यहाँ पे प्लस प्लस पीटीआर करोगे तो एरे का दूसरा एलिमेंट मिलेगा, यानी एरे का तो नाम ही नहीं आपको लिखना पड़ा, और आप नेविगेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं एरे को थ्रू पॉइंटर। तो उस वक्त, उस सिचुएशन में अगर आप एरेस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं पॉइंटर्स के जरिए, तो वो पॉइंटर इंटीजर टाइप का ही होगा, क्योंकि तमाम मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो इंटीजर